नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर आप सभी के लिए जो 18 से लेकर 24 तारीख के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो अपने लेके आए हैं ट्रेड थ्योरी के दोस्तों। तो कुछ स्टेट के अंदर एग्ज़ाम हो गए हैं और कुछ स्टेट के अंदर एग्ज़ाम अभी भी बाकी है दोस्तों। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो भी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, ताकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप जो है अपना सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको दोबारा से तैयार करें, ताकि अगली बार जो है आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सके दोस्तों। तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको जो अगर पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे उसमें से आप अपने क्वेश्चन जो है क्रॉस चेक कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही आपको अपलोड करके मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है प्रतीक का नाम क्या है, यानी कि आपको नीचे एक सिंबल दे रखा है और पूछा है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है दोस्तों। तो 2 इनपुट और गेट का है, 2 इनपुट नेंड गेट का है, 2 इनपुट नॉर गेट का है, या फिर 2 इनपुट नेंड गेट का है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो जिसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था डी आंसर, यानी कि 2 इनपुट नेंड गेट। 2 इनपुट नेंड गेट अगर आपने किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है सही रहेगा दोस्तों। तो अगर आपने सिंबल जो है ये नहीं देख रखा है तो इसी चैनल के ऊपर मैंने सिंबल की जो है 3 वीडियो अपलोड कर रखी है, और उसके अलावा जो है 3 वीडियो जो है आपको जल्द ही मिलने वाली है। तो उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको उसमें ये सारे के सारे सिंबल मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए थे वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस के लिए, धारा नियंत्रण डिवाइस के लिए, या फिर जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस के लिए, या फिर आपका कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण के लिए। तो यहाँ पर इसका जो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, उसका जो यूज़ होता है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में किया जाता है, यानी कि वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस के रूप में आपका किया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। तो अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, चाहे आप याद कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार है, यानी कि नीचे जो आपको सर्किट दे रखा है एम्पलीफायर का वो कौन से प्रकार का है। कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर है, या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, यानी कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर अगर आपने किया है तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है DC जनरेटर का नाम क्या है दोस्तों। आपसे पूछा गया DC जनरेटर का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, या फिर जो है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है दोस्तों। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि अगर जो है यहाँ पर जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग आपने लगा रखी है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में जो आपका फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है शंट में, ये अगर आपकी सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के अगर समांतर क्रम में है तो पहली चीज़ ये लॉन्ग शंट होगा हमेशा। और अगर ये जो है इसका दोनों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के साथ देने वाले स्वभाव का होगा तो वो कम्युलेटिव हो जाएगा। अगर दोनों का एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले का होगा तो वो डिफरेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये जो जनरेटर है ये कौन सा है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि AC 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी कि AC की जो आपकी 3 फेज मोटर है उसकी जो
सिंक्रोनस स्पीड है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है सिंक्रोनस स्पीड बटा में बराबर 120 एफ बटा में पी, या फिर सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 पी बटा में एफ, सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 बटा में पी एफ, या फिर सिंक्रोनस स्पीड बराबर पी एफ बटा में 120। तो दोस्तों आपको अगर याद है तो आपको एक फॉर्मूला इस तरीके से आपने देख रखा होगा फ्रिक्वेंसी का दोस्तों, यानी कि फ्रिक्वेंसी बराबर आपने देख रखा होगा पी एन बटा में 120, पी एन बटा में 120। तो जब एन इधर लेके आएंगे यानी कि स्पीड इधर लेके आएंगे तो एफ जो है वो जो है कहाँ जाएगा, आपका 120 के मल्टीप्लाई में जाएगा, और इसका मतलब और आपका ये जो एन होगा ये इधर बटा में जाएगा। तो जब इसको पलटेंगे तो उसके बाद में आंसर जो बनेगा वो बनेगा 120 एफ बटा में पी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए आंसर, यानी कि आपका 120 एफ बटा में पी दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है, यानी कि 3 फेज मोटर जो होती है उसके अंदर जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं उसमें फेज डिफरेंस कितने डिग्री का होता है। तो 3 फेज की मोटरों के अंदर दोस्तों ये जो फेज डिफरेंस होता है ये आपका 120 डिग्री का होता है, ना कि 90, 180 या 360 डिग्री का। जो आपकी 3 फेज की मोटर होती है उसमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है, यानी कि 6 पोल स्टेटर मोटर है तो उसकी विद्युतीय डिग्री क्या है, 360 डिग्री है, 720 डिग्री है, 1080 डिग्री या 1440 डिग्री है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि 6 पोल स्टेटर मोटर की जो विद्युतीय डिग्री है वो क्या रहेगी, 1080 डिग्री रहेगी दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ पर नीचे आपको एक सिंबल दिया गया है स्टार्टर का और पूछा गया है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का है, रियोस्टेटिक स्टार्टर का है, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर का है यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का है, या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है। तो यहाँ पर आपका जो ये सिंबल है दोस्तों ये किसका है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का है, यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए आप ये जो सिंबल है ये यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है AC 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, यानी कि AC की जो 3 फेज मोटरों की रीवाइंडिंग होती है उसके लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है, या PVC कवर तांबे का तार होता है, सिंगल कपास कवर कॉपर वायर होता है, या फिर डबल कपास कवर कॉपर वायर होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपने कभी भी 3 फेज की मोटरों के अंदर देखा होगा या फिर ट्रांसफार्मर में देखा होगा तो आपकी जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर कोई कवर होता है क्या। तो वाइंडिंग के ऊपर कवर तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा सीधी तांबे वगैरह की तार यूज़ करते हैं। तो सीधी तांबे की यूज़ होती है तार है, तो पहली चीज़ तो उसके ऊपर PVC का जो कवर है वो तो PVC का जो कवर है वो तो आपका होगा ही नहीं। अब इसके बाद में जो है कपास का कवर होगा, कवर की तो बात कर ली, होगा ही नहीं। तो डबल कवर होगा क्या, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है वो, यानी कि आपका तांबे का सुपर इनेमल्ड यानी कि बहुत जो है अच्छा इंसुलेशन वाला एक वायर होता है तांबे का दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो है 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो 3 फेज मोटर होती है उसके अंदर इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है तो कौन सा उपकरण यूज करेंगे। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मेगर का यूज करेंगे, मल्टीमीटर का यूज करेंगे, शंट टाइप ओममीटर का उपयोग करेंगे, या श्रेणी प्रकार के ओममीटर का उपयोग करेंगे। तो अगर आपको पता है तो जो आपका मेगर होता है उसको आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर जो है प्रतिरोध मापने के लिए यूज करते हैं उच्च प्रतिरोध, और उच्च प्रतिरोध भी कितना, तो लगभग आपका 1 मेगा ओम तक का जो प्रतिरोध है वो मापने के लिए दोस्तों यूज करते हैं। इसका मतलब इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होगी, तो यहाँ पर मेगर यूज होगा, ना कि मल्टीमीटर
शंट प्रकार का ओममीटर या फिर श्रेणी प्रकार का ओममीटर होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है, यानी कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो मोटर है उसके स्टेटर के अंदर क्या हो रहा है, वाइंडिंग लपेट रहे हैं। तो वाइंडिंग लपेटने का जो प्रकार है वो पूछा है कि वाइंडिंग लपेटने का प्रकार क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हाथ से लपेटना है या फिर स्क्रीनिंग वाइंडिंग है, फार्मर वाइंडिंग है या मशीन की वाइंडिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, हाथ से वाइंडिंग लपेटना। तो इसका जो प्रकार है वो कौन सा है, हाथ से वाइंडिंग लपेटने का प्रकार है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है, यानी कि सिंगल फेज प्रकार की जो मोटर है इसका प्रकार कौन सा है, कौन सी मोटर है ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है 2 वाइंडिंग दी गई है और 2 वाइंडिंग के साथ में यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर दे रखा है और कैपेसिटर दे रखा है। इसका मतलब आपको पूछा गया है कि जो है कौन सी प्रकार की ये मोटर है, तो स्थायी कैपेसिटर मोटर है या फिर आपका इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। तो देखिए जो यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर है वो इसका राइट आंसर रहेगा। रीज़न क्या है, तो देखिए इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो आपका परमानेंटली जुड़ा हुआ है क्या, यानी कि ये जो आपने कैपेसिटर लगा रखा है ये कहीं पर बीच में टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा ना। तो ये परिपथ में परमानेंट जुड़ा रहेगा, तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। अब अगर बात करूँ मैं इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, अब इसके बाद में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो उस कंडीशन में आपके 2 कैपेसिटर होते हैं पैरेलल के अंदर। और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी आपका और लगा होता। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर यानी कि 2 कैपेसिटर नहीं है पर आपके पैरेलल में, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या रहेगा, परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, यानी कि सार्वभौमिक मोटर जो है यानी कि जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जेट पंप में किया जाता है क्या, भोजन मिक्सर में किया जाता है क्या, टेली प्रिंटर में किया जाता है क्या, या कंप्रेसर में किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पर चलती है। और जो अपने मिक्सर ग्राइंडर होता है उस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कौन सी मोटर लगी होती है, अगर आपके सीधा क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी मोटर, यूनिवर्सल मोटर आपकी या सार्वभौमिक मोटर आपकी उपयोग की जाती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है कि अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटर जो होता है उसकी रेटिंग किस में ली जाती है, KVA में ली जाती है, किलोवाट में, मेगावाट में या KV में ली जाती है। तो आपका जो अल्टरनेटर होता है दोस्तों उसकी जो रेटिंग होती है वो आपकी असल में KVA में ली जाती है, यानी कि जितने भी प्रकार के अल्टरनेटर है उनकी रेटिंग किस में ली जाएगी, KVA में ली जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कॉर्कस्क्रू का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज़ किया जाएगा, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है उसका यूज किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा, D ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तांबे के नुकसान को कम करता है, वायु हानि को कम करता है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, वोल्टेज विनिमय के में सुधार करता है। यानी कि अल्टरनेटर के अंदर जो डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं अपने वो किस लिए करते हैं, तो अल्टरनेटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है दोस्तों वो हंटिंग प्रभाव जो होता है अल्टरनेटर के अंदर उसको कम करने के लिए आपका की जाती है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि ये जो डायग्राम हमने दिखा रखा है वो डायग्राम आपका किसका है। तो पूछा गया धातु डिस्टकारी का है, रोटरी कन्वर्टर का है, मरकरी आर्क डिस्टकारी का है या मोटर जनरेटर सेट का है दोस्तों। तो ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ये आपका रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम है दोस्तों। किसका डायग्राम है, रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है देखो,
आपका एक साइड में आपका कम्यूटेटर लगा होता है, दूसरी साइड में आपकी क्या लगी होती है, स्लिप रिंग लगी होती है। तो इस साइड से आप डीसी सप्लाई देके यहाँ से आप जो है एसी सप्लाई निकाल सकते हैं, और यहाँ से एसी सप्लाई देके यहाँ से डीसी सप्लाई निकाल सकते हैं। तो ये असल में किसका डायग्राम है, रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम दिया गया दोस्तों। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है आपकी वो किस लिए यूज़ होती है। तो लिफ्ट के अंदर यूज़ होती है, कागज़ रोलिंग मिलों में यूज़ होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है, या पावर फैक्टर करेक्शन के रूप में यूज़ होती है। तो अगर आपको पता है तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो आपका लाइन के अंदर जब भी पावर फैक्टर सुधारना होता है तो लाइन के पैरेलल में आपका जो है सिंक्रोनस मोटर लगा के अपने पावर फैक्टर सुधारते हैं। तो आपका यूज़ किस रूप में होती है, पावर फैक्टर करेक्शन के रूप में। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए सिंक्रोनस कंडेंसर, तो कंडेंसर भी इसी को बोलेंगे, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को ही बोलेंगे, वो वहाँ पे आपका पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज होती है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, यानी कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो आर्मेचर धारा कम करने के लिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाने के लिए, आर्मेचर में तापमान कम करने के लिए। तो अब सिंपल सी चीज़ देखो कि आपका जो है आर्मेचर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, 1 ओम तक होता है। तो अगर आर्मेचर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो आई आर, यानी कि V बराबर, आप आई आर पढ़ते हैं ना, यानी कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर। तो अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो प्रतिरोध है वो आपका ज़्यादा होगा, तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपका वोल्टेज ड्रॉप का मान भी ज़्यादा होगा। तो इस कारण से वो क्या करते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध कम रखते हैं, ताकि आपका आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम से कम हो दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। N बराबर EB बटा फाई, N बराबर फाई बटा EB, N बराबर EB गुणा फाई बटे 120, N बराबर EB गुणा फाई बटे में 60। तो देखिए दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसके अंदर आपने पढ़ा है कि जो आपका बैक EMF है, यानी कि EB जो है वो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपने फाई जेड एन पी, फाई जेड एन पी बटे में 60A, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। तो इसमें से बाकी चीज़ें स्थिर रहती है, तो फ्लक्स, स्पीड और बैक EMF, इन तीनों के बीच में जो संबंध बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, वो आपका देखिए यहाँ पर बनेगा कि EB जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, जो आपकी फ्लक्स और स्पीड के ऊपर। तो जब फ्लक्स और स्पीड पे डिपेंड करेगी तो अब यहाँ रहेगा, तो फ्लक्स कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर बन रहा है इसका ऐसा, तो देखिए N बराबर EB बटा फाई जो है इसका राइट आंसर बन रहा है क्या, तो जी हाँ बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, N बराबर EB बटा फाई दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है उपकरण का नाम क्या है। उपकरण का नाम है क्या है, एक डायग्राम आपको दिया गया और पूछा गया कि ये कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है, मेगर का है, भू प्रतिरोध परीक्षक का है, इसके बाद में जो है इंटरनल ग्राउलर का है, या जो है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर यानी कि बाहरी ग्राउलर का है। तो ये असल में ग्राउलर का डायग्राम है दोस्तों, और ये असल में कौन सा ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है। और आपका किस लिए यूज़ होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो है टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अगर इसका आपको प्रैक्टिकल भी चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो जल्द ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको चाहिए हो तो। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेटाइन। तो यहाँ पर आपका जो दोस्तों डीसी मोटर के जो स्टार्टर होते हैं उसके अंदर जो प्रतिरोध स्टार्ट करने के लिए जो यूज़ होता है वो कौन सी धातु का यूज़ होता है, तो यूरेका धातु का दोस्तों यूज़ होता है डीसी मोटर के अंदर, स्टार्टर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, ब्रश की गलत स्थिति के कारण, गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, घूर्णन की गलत दिशा के कारण, या गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। आपसे ये पूछा गया है कि ब्रश जो है उनके ऊपर जो है ना
स्पार्किंग हो रही है तो किस कारण से हो रही है। आपसे ये पूछा गया है कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग हो रही है तो क्यों हो रही है। तो कम्यूटेटर पे आपका कौन सी चीज़ मूव करती है, तो ब्रश मूव करते हैं। तो ब्रश जो है आपको अगर पता है तो बताया हुआ है कि आपके किस पोजीशन में होने चाहिए, MNA पे होने चाहिए। तो ब्रश जब MNA से खिसक के GNA पे आ जाते हैं, यानी कि जो आपका ब्रश है वो आपका GNA पे जब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे, उस कंडीशन में क्या होने लग जाता है, ब्रशों के ऊपर क्या होने लग जाता है, स्पार्किंग होने लग जाती है दोस्तों। तो ब्रश की गलत स्थिति जो है इसके कारण आपका कम्यूटेटर के ऊपर क्या होती है, स्पार्किंग होती है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है। तो आपसे पूछा गया है ब्रिज जो ऑपरेशनल पैनल है, या फिर बेसिक ऑपरेशनल पैनल है, या फिर बेसिक ऑपरेशनल प्रोग्राम है, या फिर आपका जो है ब्रिज ऑपरेशनल प्रोग्रामिंग है। अब इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल, जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आगे कि DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिक ऑपरेशनल पैनल दोस्तों। अगर आपके पेपर में भी जो है ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। और अगर आपके पेपर में वीडियो देखने के बाद में आते हैं तो एक बार फिर से आके वीडियो को के ऊपर कमेंट करने का जो काम है ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बढ़े और जो नए बच्चे आते हैं जो कमेंट देखते हैं तो उनको भी पता लगे कि आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं दोस्तों, और वो भी इसको जो है थोड़ा सा सीरियसली ले और उसको जो है बेहतर तरीके से तैयार करे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। यानी कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, या 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट, या 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, और 0.8 से 0.9 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलिकॉन जो ट्रांजिस्टर होता है उसके संचालन के लिए जो वोल्टेज चाहिए होती है वो आपकी लगभग 0.6 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट तक चाहिए होती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि CRO के द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। यानी कि CRO जो होता है ना वो आपका कौन सी चीज़ को मापता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं आवृत्ति को मापता है, इंडक्टेंस को मापता है, रेजिस्टेंस को मापता है, या पावर फैक्टर को मापता है। तो CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दोस्तों, CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो आपका किस चीज़ को मापता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो आपका आवृत्ति जो होती है, फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं। और अपने देखा होगा, अपने बात करते हैं कि AC जो होती है वो आपकी इस तरीके से साइन वेव में चलती है। तो AC जो साइन वेव में चलती है तो उसको तार में चलते हुए आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन उसको अगर चलते हुए देखना चाहते हैं आप तो उसको देख सकते हैं किसके अंदर, तो CRO के अंदर। यानी कि आप जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यानी कि पैनल बोर्ड जब लगाते हैं तो उसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से कौन सी चीज़ अपने को बचा के रखती है सर्किट को। तो आइसोलेटिंग स्विच, समय देरी रिले यानी कि टाइम डिले रिले, या थर्मल ओवरलोड रिले, या फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपकी दोस्तों MCB जो होती है वो आपने देखा होगा पैनल बोर्ड के अंदर लगी होती है हमेशा। वो किस लिए होती है, तो सर्किट के अंदर जो आपका ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो उस शॉर्ट सर्किट से आपकी बचा के रखे, इसके लिए ये यूज होती है दोस्तों। तो इसी के साथ में आज के जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है, ताकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपके किसी साथी मित्र को भी और फ़ायदा हो सके। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर ज़रूर करना है। कुछ टाइम तक वीडियोज़ नहीं अवेलेबल करवा पाए थे आपके पेपर के साथ साथ में, तो रीज़न ये था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, जिसके कारण जो है बहुत सारा डाटा और जो है टाइमिंग जो थी वो जो है सही नहीं बैठ पा रही थी, जिस कारण से जो है आपको
क्लासेस नहीं मिल पाई उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे, लेकिन आगे जो आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलती रहेगी तो वो आपको तभी मिलेगी जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस होगी उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।